बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज वीकेंड आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। मंडे है, मौसम भी वैसे तो रात को आपने देखा आंधी आई, थोड़ा बहुत बेहतर हो गया था, लेकिन कुछ लोग इस मौसम की वजह से परेशान भी रहे। आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के शो का बाकायदा आगाज़ करना है अफसोसनाक ख़बर से। आज बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है और यौम सोग मनाया जा रहा है। कश्ती हादसा जिसकी वजह से आज बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट ये की गई है कि पूरे मुल्क में यौम सोग मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से इस पर तहकीकात जो हैं वो भी करने का हुक्म दिया गया है। ट्रैवल एजेंट्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन। सवाल ये पैदा होता है कि ये नौबत आती ही क्यों है। हालात इस कदर मुआशी तौर पर ख़राब हो चुके हैं कि लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो लीगल वे से बैरून मुल्क लोग भागना चाहते हैं। जब पता चलता है कि फ़लाँ बंदा बाहर गया उसने ये कर लिया, फ़लाँ बंदा बाहर गया उसने वो कर लिया, तो फिर लोगों के पास ऑप्शन कोई नहीं रह जाती। फिर लोग चाहते हैं कि वो भी बैरून मुल्क जाएँ और कुछ ज़्यादा कमा के पीछे अपनी फैमिलीज़ को भेजें, जिनका घर बार नहीं वो घर बार बना सकें। सो ये वो कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से। और फिर ऐसे में ये जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो ये माफिया बना बैठा है, मेरे ख्याल से इस पर भी क्रैकडाउन करना बहुत ज़रूरी है। सो ये क्रैकडाउन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी जानेंगे। और ये मुआशी हालात से तंग लोग आकर जो ये इंतहाई इकदाम उठा लेते हैं, जिनको पता होता है कि उनकी लाइफ रिस्क पे भी है, पैसा जो है वो भी शायद डूब जाए। सो ज़िंदगियाँ यहाँ तो डूब गई। हम इस पर बात कर लेते हैं, अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ भी आएंगे और इसके साथ साथ हम अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आज के प्रोग्राम का आगाज़ यौम सोग के हवाले से करेंगे और सबसे पहले इस हादसे के बारे में हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद सिप्रा साहब, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, क्या कहना चाहेंगे इस हादसे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो लवाहिकीन के साथ हमें खड़ा होना है कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और जो लोग इस दार फ़ानी से कूच करके अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए। दूसरी बात का आपने खुद जिक्र किया है कि मुआशी तौर पे जो हालात हैं और ये अच्छा, अब तो हालात बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आप अगर माजी की में जाएँ और तारीख़ का ये हिस्सा है कि बॉर्डर्स को गैर कानूनी तौर पर क्रॉस करना और कम पैसों में आपने जाना, और किसी भी मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करते करते यूरोप में ज़्यादा लोग जाते हैं और सेट भी हैं। ये 70s 80s में तो बड़ा आसान था। लेकिन शायद से सब इतनी बड़ी तादाद नहीं होती थी। अभी प्रेडिक्शन की जा रही है, कुछ लोग जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं 400 पाकिस्तानी हैं, कुछ कह रहे हैं 100 पाकिस्तानी हैं। अभी वाजे नहीं हुआ। अच्छा, अब बात यह है कि इनके जो मरकजी किरदार हैं जो इनको करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको यौम सोग के तौर पर मना भी रही है, अफसोस का इजहार भी कर रही है। क्वेश्चन ये है कि ये कौन लोग हैं, कौन सा ऐसा माफिया है जो ये इन बच्चों की माओं के जेवर जो हैं वो बिचवा कर इस तरह के इक़दाम उठाते हैं। देखें, ये वो लोग हैं जो आप बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी कोशिश होती है अगर यहाँ उनको कुछ ना मिले तो बैरून मुल्क चले जाएँ। चलें, वो अपनी ज़िंदगी तो चले जिस तरह मर्जी गुजारें, लेकिन आने वाली नस्ल को चलो संवार के जाएँ, कोशिश ये होती है, लेकिन वो उसमें नाकाम ठहरे। अब बात यह है कि अब पकड़ा गया एक बंदा, ये तो बहुत सारे हैं ट्रैवल एजेंट्स, इतनी बड़ी तादाद है कि आप कम पैसों का लालच देते हैं ऐसे ही है। और उसके बाद उनको जिस तरह लेकर जाया जाता है, बहुत सारी वीडियोस आती हैं, बहुत सारे ऐसे आपके पास चीज़ें सामने आती हैं जो लोग खुद ये ट्रैवल कर रहे होते हैं और इस तजर्बे से गुजर रहे होते हैं, जो वीडियोस तस्वीर शेयर करते हैं बाद में आती हैं, तो उनको देखकर समझ आती है कि कितनी मुश्किल में ये लोगों को वहाँ से ट्रैवल करवाते हैं। मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले इकॉनमी की तरफ जाना है, उसको बेहतर करना है। बेरोज़गारी का जब तक खात्मा नहीं हो, आप कह रहे हैं कि बैरून मुल्क लोग जा रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो बड़ी आसानी से जा रहे हैं और शायद उनको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर वो जा रहे हैं तो मजीद के चक्कर में जा रहे हैं, अदरवाइज उनकी लाइफ यहाँ पे ठीक है। ये वो लोग हैं जिनकी यहाँ जिंदगियाँ ठीक नहीं है, जिनके खानदानों को मुश्किल है, जिनको खाना पीना मुश्किल है, जिनकी आंखों में ये ख्वाब है कि हम बाहर जाएंगे तो शायद हमारी फैमिली का गुजर बसर मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, आने वाली नस्ल जो है उसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। तो उसकी बुनियाद पर ये एजेंट्स जो हैं उनके जिंदगियों के साथ खेलते हैं। तो अब मेरे ख्याल में अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इसको यौम सोग मना रहे हैं तो मेरे ख्याल में यौम एहतसाब भी साथ होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं साई साहब से ये पूछना चाहूंगी कि आया इस माफिया को कंट्रोल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पुलिस की, FIA की? इस तरह जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं उनके साथ किया क्या जाता है? लेकिन साई साहब की तरफ जाने से पहले एक अपडेट मुझे कहा जा रहा है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, वापस आएंगे अपनी खबर की तरफ। साई साहब, क्या किया जाता है इस माफिया के साथ? क्यों ये माफिया इतना बेलगाम है? यहाँ तक क्या पहुँच नहीं पाती पुलिस?
ना बिल्कुल ये एफआईए का काम है, ठीक है। और जितने भी एजेंट्स हैं उनके खिलाफ और जितने भी इंसानी स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना बुनियादी तौर पर तो एफआईए का काम है। लेकिन होता ये है कि इस तरह के पहले भी वाक़यात पेश आए, और तकरीबन 1 या 2 साल पहले यूनान में इसी तरह एक जो कश्ती थी वो डूबी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जानों का ज़िया हुआ। उसके बाद 2-4 दिन ये मुतहरक होते हैं, और आपको पता है यहाँ पे कोई ऐसा इवेंट, ऐसा हादसा और ऐसा कोई शान हरूनुमा हो जाए तो ऐसे अदारों की चांदी हो जाती है। वो ऐसे लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं जो नहीं होते, और फिर दिहाड़ियाँ लगाते हैं और ये कल्चर बन जाता है। हमने कल मोटरवे पे देखा है, परसों एक हादसा पेश आया था, तो कल गाड़ियों को रोक के लाइन में लगवा के भेजा जा रहा था ना, लेकिन हमारी 4 गाड़ियाँ लाइन में लगी हैं, बिल्कुल उसी तरह की बस हमारे साथ से गुजरी है 70 की स्पीड पे, हमारी गाड़ियाँ जा रही थी 30 की स्पीड पे। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि ये क्या तरीकाकार है। उसने कहा जी कि हम मोटरवे वालों को अकोमोडेट नहीं करते, इसलिए हम पे कानून लागू होता है। वो लोग इनको गाड़ी में जगह देते हैं, बिठा के लेके जाते हैं, इसलिए उन पे कानून लागू नहीं होता। तो अगर कानून बैलेंस चले और कानून बिल्कुल आइन के मुताबिक काम करे तो मेरा ख्याल है ये वाक़यात रूनुमा ना हो। मेरे अपने गांव का एक बच्चा है जिसका नाम आ रहा है, और अल्लाह करे कि वो इस कश्ती हादसे में ना डूबा हो, वो ज़िंदा हो। लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, उसकी उम्र भी बिल्कुल 18-20 साल है। आपको पता है जिस तरह आप कह रही थी कि मुआशी हालात से तंग लोग जो हैं वो यूरोप जाना चाहते हैं, और वो आसान रास्ते लेते हैं, ज़मीनी रास्ते से ये ईरान जाते हैं, ईरान से फिर आगे ये यूनान तक जाते हैं, और उसके बाद फिर ये एजेंट्स जो हैं वो इनको जिस तरह से आप उनकी वीडियोस देखें। और इसमें मैंने तकरीबन 10 साल पहले की बात है कि एक लड़का था मेरे गांव का, वो एजेंट के हत्थे चढ़ गया और वो यूनान में फंसा हुआ था। तो एजेंट को मैं तकरीबन हर हफ्ते वो मुझे कहते $100 दे दें, $200 दे दें, और उस बच्चे से जब मेरी बात करवाते थे तो वो कहते थे कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जेल में है, हमें ऊंची बोलने की इजाज़त नहीं है, हम इनको कोई बात पूछे कब भिजवाएंगे तो ये बुरी तरह तशद्दुद करते हैं। और एक छोटा सा वो कंटेनर है, उसमें तकरीबन 60-70 लोग हैं, बैठने की जगह है और इतनी स्मेल है, इतनी यहाँ पे हब्स है कि बैठा भी नहीं जाता। यानी आपको पता होता है आपकी ज़िंदगी रिस्क पे है, जिस रास्ते से आपको लेके जा रहे हैं, जिस तरह से पहुंचाया जा रहा है। और फिर जिस तरह आप कहते हैं कि एक एसएचओ को पता होता है कि उसके इलाके में क्या कुछ हो रहा होता है, इसी तरह एफआईए के इंस्पेक्टर्स को पता होता है कि कौन कौन इंसानी स्मगलर है, कौन कौन लीगल तरीके से लोगों को बाहर भेज रहा है, कौन कौन इलीगल तरीके से भेज रहा है। चूँकि अगर आप एक अदारे में काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 15, 20, 50 लोग जो हैं वो किसी को अप्रोच कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, और फिर वो टेक्नोलॉजी का दौर है और आपके पास तो हर चीज़ तक रसाई है, उसके बावजूद इतने बड़े वाक़यात हो जाना। खैर, शायद सिप्रा साहब ने जिस नोट पे बात को एंड किया कि इसको योम सोग के साथ योम एहतसाब भी होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ अगर इस तरह के वाक़यात पर अफसोस करते रहे, सोग का इजहार करते रहे तो ये वाक़यात ख़त्म नहीं होंगे। अलबत्ता फैमिलीज़ के साथ जो है हम भरपूर जो है इजहार यकजहती कर रहे हैं और उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। प्रोग्राम में खबर क्या है जी, आज की लीड स्टोरी ये है, निगरान वजीर बल्दियात के नोटिस और हुक्म के बावजूद पार्किंग रोटरी मशीनें फ़ाल ना हो सकी, इलेक्ट्रिक तारें, कीमती कैमरा और सेंसर भी खराब, पार्किंग साइट का मंसूबा ठप, लागत अरबों रुपए बढ़ गई है। साई साहब, आपसे जानना चाहूँगी क्यों सबसे बड़े मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, और हम देखते हैं ये मसला हमेशा और इस मसले से आपकी ट्रैफिक पूरी जो है वो चौक होके रहती है। सेकेंडली, आप रोड्स को शादगी की तरफ तो काम कर रहे हैं, जब तक ये मसला ही नहीं हल होगा तो मेरा नहीं ख्याल ये जड़ से उखाड़ने वाली बात है। ना देखें रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है। रोज़ाना लोगों की वहाँ पे छोटे छोटे वो स्टॉल लगे होते हैं, रेडियाँ लगी होती हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और किसी प्लाजे के बाहर आप देखें पार्किंग का एरिया जो है वो नहीं रखा गया, ना बेसमेंट में बनाया जा रहा है। और अभी भी जब रोज़ाना की बुनियाद पे हम इन मसाइल को उजागर करते हैं, इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस भी रोज़ाना ऑपरेशन करती है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन किसी जगह पे इकदाम नहीं किए जा रहे, चाहे पोश एरियाज़ में बन रहे हैं प्लाजे या किसी जगह पे भी। तो ये इंतहाई अहम मंसूबा था, इंतहाई अहम चीज़ थी जो नजरअंदाज कर दी गई। और 3 अरब से बढ़कर 20 अरब तक कितना डिफरेंस है, 700% इंक्रीज हुआ है। और ये कोई आप देखिए 50% इजाफा किसी ना। फिर हम बात करेंगे कि पिछली गवर्नमेंट ने ये इंतहाई अहम मंसूबा था, ये मैंने खुद फिरोजपुर रोड पे ये वाली पार्किंग देखी थी, एक लेफ्ट साइड पे कलमा चौक के पास। के पास
तो ये लोगों की बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पे आप जाएं, फिर आप कहते हैं कि मार्केट्स के बाहर गाड़ी खड़ी करें ना, ट्रैफिक पुलिस वाला अच्छा, लिफ्ट से मैंने एक उठा लेता रवैया है। देखा है रोटरी, वाकई वहाँ कलमा लोग भी ईसाई साहब तैयार नहीं होते उस पर अपनी गाड़ी पार्क नहीं, करने अभी के डर है ना। कोई भी आप देखें हाँ। जब नया मोबाइल फ़ोन आया था, टच फ़ोन, तो कोई भी नहीं लेता था, कहता था पता नहीं क्या हो जाएगा, ये 2-4 दिनों में ख़राब हो जाएगी। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसको अडाप्ट करने में टाइम लगता है, लोगों को बताने में, चीज़ों को आप एक इंटीग्रेट करने में उसमें वक्त लगता है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे कितने- बताया ये गया इलेक्ट्रिक तारें भी हैं, कीमती कैमरे भी हैं और सेंसर और भी ना हैं। सारी इतनी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं। और ये पिछली गवर्नमेंट को चाहिए था। फिर मैं पहले भी बात करता हूँ कि जो भी मंसूबा है वो इस आवाम का है, हमारे टैक्स के पैसों हाँ, से आप है। उसको सियासी रंग ना दें, सियासी रंग ना चाहे दें। वो हेल्थ कार्ड हो, चाहे वो मेट्रो ट्रेन का हो, ऑरेंज लाइन का हो, या लैपटॉप्स का हो, ये अवामी चीज़ें हैं, इसको चलते रहना चाहिए। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी सियासी जमात बरसर इक़्तिदार आए, तो इस तरह के जब रवैये होंगे तो आपके नुकसान भी होंगे। आपके प्रोजेक्ट्स के जो जितने भी अखराजात हैं वो देखें 700 गुना बढ़ गए हैं। ये अगर 5 साल पहले जो शुरू किया गया मनसूबा, इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाता तो ये 17 अरब रुपये इजाफी ना लगते। शाहिद सिपरा साहब, हम किसको रिस्पॉन्सिबल कहें? 5 साल पहले मंसूबा शुरू हुआ, सामान भी आ गया, वो ख़राब हो रहा है, सेंसर हैं, कैमरेज हैं, वो इतने देर तो नहीं ना वो निकाल सकते कि आप उन्होंने बेकार छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया। देखें, सबसे पहले तो जिसके ज़ेर इंतज़ाम जिस डिपार्टमेंट के वो है, वो ज़िम्मेदार है उसका। देखें, अगर कोई भी गवर्नमेंट है, हम माजी की बात कर लें या मौजूदा गवर्नमेंट की बात कर लें, हुकूमत का काम है कि आपने एक प्लान भेजा, एक मंसूबा आया हुकूमत के पास, हुकूमत ने उसको मंजूर किया, उसके पैसे मंजूर हुए, वो फंड आपको मिल गए, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन आपका मुतलका डिपार्टमेंट की है। चाहे LDA है, चाहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, टीपा है, जिसकी भी जिम्मेदारी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब ये क्या है कि 3 अरब के प्रोजेक्ट से इस वक्त 20 अरब पे पहुँच गए हैं। 11 पार्किंग प्लाजे बनने थे, वो ख़त्म हो गए हैं। और इस खबर में इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके वज़ीर मोहतरम नोटिस लेते हैं, उसके बावजूद खामोशी है। और फिर जिन इमलाक का आप जिक्र कर रही हैं कि सेंसर ख़राब हो गए, वो चीज़ें चोरी हो गई, वो DC हाउस की पार्किंग है। मुझे बताएं कि उस पार्किंग की अगर ये चीज़ें ख़त्म हो गई और गायब हो गई तो आप पूरे तो शहर में किस तरह इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे? यहाँ से देखें कि ये लोग कितने संजीदा हैं और इन प्रोजेक्ट्स को जिसमें आवाम का फ़ायदा होता है। आपने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया कि हम शहर की शाहराहों को कुशादा कर लें, अंडर पासिस बना लें, कोई शक नहीं है ये बननी चाहिए। ये क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है और बिलखसूस हमारे मौजूदा CM को जाता है। अब तो लोग भी कहना शुरू हो गए हैं कि लाहौर में अगर काम हो रहा है तो ये सारा क्रेडिट निगरान वज़ीर आला को जाता है। अब बात यह है कि शाहराएं कुशादा हो जाएं, लेकिन उसकी साइड पे 2-2 जगह पे पार्किंग लग जाए तो वो फिर वो कुशादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जो आपके घर का जो प्रोजेक्ट है वो भी अब आखिरी मराहिल में है, इसी तरह लाहौर ब्रिज भी आखिरी मराहिल में है। ये तमाम प्रोजेक्ट असमनाबाद वाला तो अगर ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होते हैं और वो साथ में पार्किंग और तजावज़ात और ये सारी चीज़ें ठहर जाएं तो फिर मेरे ख्याल में इन प्रोजेक्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ कमर्शलाइजेशन जितनी हुई, जितने प्लाजे बने, SOPs तो ये कहते हैं कि आप जब प्लाजा कोई भी बनाए कमर्शियल, उसकी बेसमेंट में पार्किंग होनी चाहिए और कागजों में दिखा भी देते हैं, शायद कागजों में नक्शे में होता है ताकि नक्शा आपने खड़ा कर बन जाती हैं, बाद में उसमें दुकानें बन जाती हैं और उसके बाद एक मार्केट उसकी सूरत अख्तियार कर जाती है। इसलिए ये पार्किंग माफिया को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह क्या है कि आप किसी सड़क पे जाएं आपको लाहौर पार्किंग तो नज़र आती है, बहुत सारे प्राइवेट पार्किंग जो स्टैंड्स हैं आपको नज़र आते हैं। शाहराहों पे रस्सियां लगा के आपने पार्किंग स्टैंड बनाया, पूछने वाला ही कोई नहीं। आप वो शिमला पहाड़ी जाएं, देखें किस तरह तकरीबन वो देख लें। आप ये शादमान चौक वाला पासपोर्ट ऑफिस देख लें, वापडा के रेस्ट हाउस, सारा बस स्टैंड सारा उन्होंने कवर किया हुआ है। ट्रैफिक वार्डन वहाँ खड़े होते हैं मस्जिद के पास, लेकिन उनको क्या है कि शायद वो मोटर बाइक जो पब्लिक आती है वहाँ पार्किंग नहीं है, उन्होंने उनको छूट दी हुई है कि जहाँ जो मर्जी करें और वो माफिया लूट रहा है। अलबत्ता अफसोसनाक बात यह है कि 3 अरब से खर्च बढ़कर आपका 20 अरब रुपए तक पहुंच जाए तो हम ये समझ लें कि इस पे काम नहीं होगा अब, जो देखे ना 3 अरब में अगर आपने मुकम्मल नहीं किया तो 20 अरब में कौन करेगा? 3 अरब में नहीं किया तो 20 में कौन करेगा? अभी निगरान सेटअप किया, इतने पैसे देगा? इसकी अमेंडमेंट होगी। ये प्रोजेक्ट जब चला, देखे ना हमारे यहाँ एहतसाब नहीं है। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ उस वक्त उसकी लागत क्या थी, आज हम 5 साल बाद उसकी लागत को कहाँ लेकर बैठ गए हैं। नुकसान किसका है? कौमी खजाने का है। और कौमी खजाना किससे भरा जाता है? हमारे और आपके पैसे से भरा जाता है, जिसको कहा भी जाता है कि ये अवाम का पैसा है। अवाम का पैसा अगर ठीक तरीके से उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होगी और बर वक्त नहीं होगी
तो फिर नुकसान अल्टीमेटली आवाम का तो है ही सही, लेकिन फिनांस भी है उसमें मसला कि आपके अखराजात बढ़ने से गवर्नमेंट का अपना भी नुकसान है कि उनके फंड्स एक्स्ट्रा जब लगेंगे शायद तो से उनको प्लस अब मुश्किल होगी। गवर्नमेंट को 17 अरब से नुकसान 17 अरब से भुगतने के लिए हम बैठे कई हैं। चीज़ें जो थी, कई रोड जो थे वो सिग्नल फ्री हो सकते थे, कई नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते थे, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि मैंने और सिप्रा साहब ने आपका मामला सीएम साहब के साथ बाकायदा तौर पर टेकअप किया था और उनको बताया था कि अमर भाई और अना हर प्रोग्राम में एक चंक किसी बात पे लेते हैं, खुदा वास्ते इसको मुकम्मल करवाते, तो कह रहे थे जल्दी हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप ये देखें, ये तो वैसे जिस तरह से हम वहाँ से हर रोज गुजरते हैं या हम इस इलाके के या लाहौर के शहरी हैं, बहुत सारे लोगों को मसला है। गुंजानाबाद इलाका है, ऐसे ही। गुलशन रावी आपका, समनाबाद, इकबाल टाउन का रास्ता है, सब्जाजार का वही रास्ता है, मुल्तान रोड, ऐसे ही, ऐसे अवान टाउन, ये मुंसलिक जो आपका पूरी गुंजानाबाद इलाका। लेकिन ऑन द लाइटर नोट, आमिर भाई की इस फरियाद पे पता नहीं कितने लोगों ने उन्हें दुआएं देनी है। ये तो हम चाहे वो हर खबर में इस अपने दुख को ले आते थे। तो चलें देखिए आमिर भाई, और आप जब बात करते हैं तो आप बहुत सारे अवाम की बात करते हैं ना, जो आप खुद जिस अजियत में मुब्तला हैं, हमारे साथ उसी के साथ जो आपके साथ गुजरने वाले जो लोग हैं वो भी उसी अजियत में ही मुब्तला हैं। तो मेरे ख्याल में तजर्बे की रोशनी में अगर उसको शेयर किया जाए तो ज्यादा है। साई साहब तो वैसे सियासत कर रहे हैं इसमें, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर आप वहाँ से गुजरते हैं आपको मुश्किल हो, तो जो आपको खुद मुश्किल है, इसका क्या मतलब है कि आवाम भी उसी मुश्किल। सिप्रा साहब यहाँ पे बात कर गए हैं प्रोग्राम को लेकर चलने के लिए, लेकिन हमने हाजी साहब की मौजूदगी में बात की हमने। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आवाम का मसला हल होना चाहिए ताकि ये तरक्याती मंसूबे आपके फ़ायदे के लिए रहें, नुकसान ना कम अज़ कम आवाम को हो। और अलबत्ता आवाम फ़िलहाल तो बहुत परेशान है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जैसे उम्मीद दिलाई गई है, सो कुछ बेहतरी इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। हमने आना है शहर में जारी तरक्याती मनसूबाजात की तरफ, जिनमें बात होगी समनाबाद, शादरा, लाहौर ब्रिज, काफ़ी हद तक काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस पर आएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब है जी लाहौरियों के लिए अच्छी खबर ये कि शहर में लाहौर ब्रिज पर काम हो रहा था, समनाबाद पर काम हो रहा था, समनाबाद अंडरपास पर ऑलमोस्ट काम मुकम्मल हो गया। ट्रैफिक की रवानी जो है वो हम देख रहे हैं कुछ स्मूथ हो रही है। सो क्रेडिट नो डाउट इसका जाता है निगरान सीएम साहब को, जिन्होंने जो डेट दी उस पर उस मनसूबे को मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी कराई। और ये मुमकिन इस तरह से होता है कि आप बार बार जाके फॉलोअप लें, अपडेट लें, मुतल्लिका लोगों को बुलवाएं, इशूज़ पूछें। सो इसको मुमकिन कर दिखाया है। हम ये कह सकते हैं कि अगर आप काम करना चाहे तो रुकावट कोई भी हो वो बाकी नहीं रह जाती। शायद सिप्रा साहब देखें, आप कलमा चौक जो अंडरपासेस बने और उनकी तकमील हुई, और इस वक्त आपको लगता है कि आज से 1 महीना पहले यहाँ काम हो रहा था? बिल्कुल नहीं। आप उसको देखें, कारपेटिंग, फिर उसके बाद पौधे लगना, और फिर हमारे यहाँ होता था कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है, उसके बाद रेत बजरी हमें आसार नजर आते रहते थे, तारे निकल रही हैं कहीं से, लेकिन वो मुकम्मल होगी, लाइट सब खत्म होगी अब चीज़ें। इसी तरह दीगर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं समनाबाद अंडरपास पे, तो सीएम साहब ने बहुत विजिट भी किए हैं दिन में, रात में, और कैमरेज भी लगवाई हैं कि मॉनिटरिंग की जाए और मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। और नतीजतन हमने कमिश्नर साहब को भी बार बार वहाँ पे देखा। उसकी क्या वजह है कि अगर सीएम साहब खुद जा रहे हैं वहाँ पे, तो फिर उसके बाद कमिश्नर, DG खुद हैं, वो भी DC, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। उनको ये मालूम है कि अगर वजीर आला चाह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है, पब्लिक आपकी कमांड अगर सख्त हो ना तो फिर नीचे वाले सब लोग ऑटोमेटिकली होता है। रात गए भी हमेशा खबर आती थी, रात गए पहुंच गए और मॉनिटरिंग की। अब ये मंसूबा मुकम्मल होने वाला, आइंदा चंद रोज़ में समनाबाद मुकम्मल हो जाएगा। आपके मुल्तान रोड, बंद रोड, मुंसलिक सारी सड़कें खोल दी जाएंगी और लोग आसानी में चले जाएंगे। उसके बाद और प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू भी हो रहे हैं। दूसरा इसमें लाहौर ब्रिज, ये तो मेरे ख्याल में आजकल में ही शायद खुल जाए। ये तो अभी जो हम देख कर आए हैं काम तेजी से हो रहा है, वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। आपके उसके बाद उसके साइड पे जो सर्विस लेन है उसकी कारपेटिंग हो गई है, तकरीबन मतलब मुकम्मल हो चुका है। इसको शायद 1-2 दिन 4 दिन लगे, इसको खोल दिया जाएगा। अब मुझे बताएं कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, ये दोनों आयोजन से तो आप गुजरती हैं, और ये प्रोजेक्ट ऐसा था कि जहाँ से हम रोज़ गुजरते हैं। सुबह के औकात में जब हमने मॉर्निंग शो में भी आना होता था तो 15-20 मिनट का मार्जिन रख के निकलते थे कि वहाँ जाकर ट्रैफिक जो है ब्लॉक मिलेगी, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं। अब वो ख़त्म हो जाएगा, सारी आसानी हो जाएगी। आप देखें पूरे फिरोजपुर रोड, कसूर तक आपकी सोसाइटीज़ ही सोसाइटीज़ हैं, आबादी ही आबादी है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जिससे लाखों करोड़ों लोगों को जिस मंसूबे तो फ़ायदा हो, उस मंसूबा को पाया तकमील तक पहुंचाना इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। और निगरान सेटअप को कहा तो यही जाता है कि इलेक्शन करवाने के लिए आए, जब इलेक्शन कमीशन कहेगा निगरान गवर्नमेंट इलेक्शन करवा भी देगी,
लेकिन अगर ये अवामी फलाह के मंसूबे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स थे, जो पहले माजी की हुकूमतों ने शुरू किए थे, उनके बजट रखे थे, उनके फंड्स रखे थे, अगर उनकी यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से हो जाए और उसको पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाए, और अगर ये क्रेडिट निगरान सेटअप को जाए, तो मेरे ख्याल में कोई भी गवर्नमेंट आए अवामी फलाह का मंसूबा नहीं रुकना चाहिए। हमारे यहाँ तख्तियों का इशू होता है, तख्ती किसकी लगनी है, किसकी उतारनी है हमारे, और उन्हीं तख्तियों और उन्हीं नकाब कुशाइयों की वजह से हमारे ये प्रोजेक्ट डिले होते हैं, और कई साल वो शुरू नहीं होते, शुरू होते हैं तो आने वाली गवर्नमेंट नहीं, नतीजा ये होता है ना 3 अरब से आपका मंसूबा 20 अरब पे पहुंच जाता है। बेसिकली शिप्रा ये होना ये चाहिए, जिस तरह आप अपने घर को बनाते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होने देते, कोई फंड्स एक्स्ट्रा नहीं लगने देते, ये भी समझें कि आप आपके अपने फ़ंड्स हैं। ये ना करें कि जितने भी फ़ंड्स हों आप लाहौर के, बहावलपुर के, मुल्तान के वो सारे मंडी, बहाउद्दीन और गुजरात शिफ्ट कर लें। जब आप इस तरह की सोच रखेंगे तो फिर इसी तरह के रिज़ल्ट आएंगे। जो मंसूबे 2 माह में बनने चाहिए वो 2-2 साल में बनेंगे, आपके फ़ंड्स भी एक्स्ट्रा लगेंगे, चीज़ें भी ख़राब होंगी। हालाँकि किसी भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल का काम है या किसी वज़ीर-ए-आला ने अगर मंसूबा अनाउंस किया है तो उस पर मॉनिटर करना, उस पर इम्प्लीमेंट करवाना, ये मुतलका जो डिपार्टमेंट है उसका काम है। तो अभी सीएम साहब के जो विजिट्स हैं उनका, उसके समरात ये हैं कि देखें जो मंसूबे पिछले कई माह से रुके हुए थे, जिनका लगता था कि अभी 6 माह लगेंगे, साल लगेगा, वो 2-2 माह में उन्होंने मुकम्मल किए हैं और फिर उनको मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल किया है। वहाँ पर जो चीज़ें जिस तरह आप कह रही थी कि वहाँ पर कहीं रेत पड़ी नज़र आती थी, कहीं कोई पत्थर पड़े नज़र आते थे, उन तमाम को डेकोरेट करके वो बेहतरीन मंसूबे मुकम्मल करके उनका आगाज़ कर दिया गया है। और दीगर जो मंसूबाजात, ये नहीं कि सिर्फ जो लाहौर में है, दीगर शहरों में भी सीएम साहब विजिट कर रहे हैं। ये एक सियासी और अवामी जो लोग हैं उनका काम होना चाहिए, जो निगरान वज़ीर-ए-आला कर रहे हैं, और वो इन तमाम चीज़ों को ऑन कर रहे हैं कि ये जितने भी फंड्स हैं, ये जितने भी टैक्सेस की कमाई है, वो तमाम की तमाम पब्लिक की है और उन पे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करनी चाहिए, ताकि जितने भी किसी मंसूबे के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं उसी में मुकम्मल हो। ये ना हो कि 2 साल या 4 साल वो तख़यीर का शिकार हुआ है और वो जिस तरह आपने देखा है रोटरी पार्किंग में 700 गुना जो है वो इंक्रीज़ है। तो यही अगर मंसूबाजात, अगर समनाबाद वाला या लाहौर ब्रिज वाला अगर कोई सियासी लीडर होता तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक वो मुकम्मल होना था। ना किसी ने इतने विजिट करने थे, वो और ही पता नहीं कौन से चक्रों में घूमते हैं कि लोगों को मिलना है और उनके भी काम नहीं होते, और जितने होते हैं ये देखें किस तरह वो करप्शन के ढेर लगे पड़े हैं और उस पर मुकदमात हो रहे हैं और आज उनको ये तमाम चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं। तो खुदारा ये जितने भी फंड्स हैं, जो कुछ भी है, ये पब्लिक का है, उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें। जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि उसको बर वक्त इसको पाया तकमील तक पहुँचाए। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर अभी तो चलें, अच्छी चीज़ ये है कि ये मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं अपने वक्त पर, और कोशिश ये है कि आइंदा जो मंसूबे शुरू हुए हैं, शादरा पे भी काम हो रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं लिंक रोड के पास भी जो काम चल रहा है, तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह बर वक्त टाइम पे मुकम्मल होंगी और इसके समरात आवाम तक पहुँचेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और सब लोगों ने ही डिसाइड कर रखा है बजट में अपने आप, क्योंकि आपको पता होता है कि जी बड़ी ईद की आमद है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है। सो आपने अपना एक माइंड सेट बना रखा होता है कि आपने सुन्नत इब्राहिमी की अगर अदायगी करनी है तो आपने कितने पैसे रखने हैं बजट के लिए, अपने कुर्बानी के जानवर के लिए। सो हम लोगों की तरफ तो आएंगे, जो मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं उसकी तरफ तो आएंगे। अभी हम अपने रिपोर्टर से जान लेते हैं क्या उन्होंने डिसाइड किया है कि उन्होंने जानवर की कुर्बानी के लिए कितने पैसे एक साइड पर रखे हैं। शायद सिप्रा साहब, आप तो हमें अभी प्रोग्राम में करते भी नज़र आएंगे, बोलते बकरे। सो आप, मुझे लगता है, अपने लिए सस्ता जानवर ढूंढ निकालेंगे किसी ना किसी तरह। देखें, हम तो वो लोग हैं जो आपके यहाँ महंगे दामों आके बेचते हैं। हाँ, तो आप ये ना कहें कि मैं यहाँ से ढूंढ लूँगा, क्योंकि हम तो आपको हमारी मदद कर दीजिएगा। मदद करने के लिए आपकी आते हैं और आपको बेहतरीन सहूलियात भी देने आते हैं। ये मजाक में तो अपनी जगह में बात। जनूबी पंजाब के लोग, मेरे इलाका जो है, और ये जंग, उससे बाद मुल्तान, बहावल नगर, चिश्तियाँ, यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ आते हैं, और ये आबाद मंडियाँ आपकी उन्हीं की वजह से ही होती हैं। बिल्कुल, लाखों में जो जानवर फरोख्त होते हैं वो उसी वजह से होते हैं। अब मुख्तलिफ मंडियाँ सज गई। आपने बात किया मंडी का? नहीं, अभी तक नहीं किया, आज करेंगे। लेकिन जो
आज कहते हैं शिप्रा ना साहब कि का वो बकरा जो बोलेगा। अंदाजा होता है बंदे को, जाहिर है हमारा बैकग्राउंड उसी तरह है। ये तो बड़ा जानवर, छोटा जानवर जिन्होंने खरीदना, मैक्सिमम मिनिमम क्या मैं आपको amount बताता हूँ, चलेगी? पहले एक वक्त था, आज से 2-3 साल पीछे हम चले जाएं तो उसमें यह था कि 40-45 हज़ार एक बजट होता था और बड़ा ये एक अच्छा बजट होता था। और सफ़ेद पोश तबका, तनख्वाहदार जिनकी फ़िक्स अमाउंट है, जो महीने बाद आनी है उनके लिए। पिछले साल ये 50 तक गया, इस साल ये 70-75 ये आप में छोटे पार कर जानवर रहे हैं। की मैं बात छोटे जानवर की बात कर रहा हूँ, बकरे की बात कर रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि जिस बंदे ने फ़िक्स तनख्वाह की बुनियाद पे कुर्बानी करनी है उसको बड़ी मुश्किल होगी। देखें, ये फ्रीज़ा है, उसकी अदायगी तो करनी है और जो हैसियत के मुताबिक करनी है, इसमें तो कोई दूसरी राय भी नहीं है। अब जानवरों की कीमतें इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, बड़ा जानवर जो उस वक्त 85-90 में मिलता था, आम तौर पे ये बजट होता है लोगों का, लाख 1,10,000 यहाँ, बड़े जानवर अब वो के लिए। 1.5 से 1,60,000 पे चला गया है। उसकी वजह क्या है कि आपको शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बैनर नज़र आते होंगे इज्तिमाई कुर्बानी इज्तिमाई के। कुर्बानी के, बिल्कुल। वो बैनर्स आपको ये चीज़ बताते हैं कि जानवरों की कीमत कहाँ बढ़ी है। जो पिछले साल हिस्सा 14,000 का था, इस दफ़ा वो हिस्सा 21-22 हज़ार पे बुक हो रहा है और 24,000 तक भी बुक हुआ है। जो पिछले साल 24,000 हिस्सा था, वो इस वक्त 32,000 और 34,000 पे बुक हुआ है। और साथ में ये तहरीर लिखी गई है कि ये अप एंड डाउन हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और हमारे यहाँ हमेशा ज़्यादा ही हुआ है, कम वाली बात तो होती नहीं नहीं है, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में कीमतों पर बात करना, और जो खबर में भी है कि लोग आ रहे हैं और सुनकर वापस जा रहे हैं, और ये चांद रात तक होता रहेगा। वो पता लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट ही होता है कि जैसे जैसे ईद करीब आएगी तो व्यापारी ने तो अपना नहीं माल होने बेच वाला। के पिछले जाना ही साल जाना नहीं है। हुआ था, पिछले साल नहीं हुआ था। पिछले साल भी यही कोशिश थी, इवन कोरोना में भी यही कोशिश हुई कि चांद रात पे या कोरोना की वजह से लोग वापस अपने जानवरों को लेकर जाएंगे। मुझे बताएं, जो महंगे दामों में, मैंने शुरू में जिक्र किया कि हम रोज़ाना विजिट करते हैं बच्चों के साथ टाइम पे खरीदना लेकिन हम है। खरीदते हैं 1-2 दिन पहले। हम कहते हैं मंडी टूट जाएगी, रेट नीचे चले इवन जाएंगे। कुछ लोग तो ईद के तो दिन चले जाते हैं। व्यापारी का तो काम ही है, व्यापारी ने तो जोड़ तोड़ करना है, उसको हमारी साइकी से बहुत बेहतर तरीके से खेलता है। अब उनको भी पता है कि ये आखिरी 2 दिनों में ख़रीदारी करेंगे। इवन कई लोग होते हैं ईद वाले दिन भी नहीं करते, उससे अगले दिन लेते हैं। पिछले साल मंडी में बिल्कुल किसी चीज़ की कमी नहीं आई थी, उसी तरह रेट्स रहे थे और जितने भी जानवर ख़रीदे गए वो जिस तरह स्मूथ रेट चल रहे थे उसी रेट्स में ख़रीदे गए हैं। अब जिस तरह सिप्रा साहब बात कर रहे हैं, कई लोग तो बड़े शौक़ से कुर्बानी के जानवरों को पालते हैं। जब वो मंडी लेके आते हैं तो वो खूबसूरती का रेट लेते हैं, फिर जिस तरह उनके बकरे देखने के काबिल आप होते यकीन हैं। माने उस दिन मैं हैरान परेशान हो गई हूँ। 2 वेड़े थे बहुत खूबसूरत, 26 लाख रुपए जोड़े की ना डिमांड। अभी एक हमारा रुमेल जो है वो गया है कवर करने के लिए, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने वहाँ पे वेड़े रखे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो मिनिमम शुरू हो रहा है रेट वो 10 लाख से शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम सब लेकिन लोग दुआ ये सुन्नत करनी चाहिए इब्राहिमी कि की ईद के दायरे में बढ़ रोज चढ़कर आप हिस्सा लें। फ्रीजर के जो दरवाजे हैं वो बंद कर हाँ, ये दें, तो गरीबों बहुत के जरूरी घरों तक गोश्त पहुँचाएं। बिल्कुल। और इस आप दफ़ा सही ये हैं। ज़्यादा देखने वाली बात होगी। इस दफ़ा जो ये जिक्र के, ये बड़ी अच्छी बात है। इस दफ़ा आपको हमसाया जो आपके जितने भी हैं लोग, उनको देखना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वक्त कम है, शायद से प्रसाद बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। पंजाब का आइंदा माली साल के 4 माह का बजट आज पेश किया जाना है। काबीना में ये बजट पेश किया जाएगा और ईवान वज़ीर आला में काबीना इजलास 12 बजे तलब किया गया है। बजट में सूबे के 4 माह के खराजात के लिए मंजूरी दी जाएगी और इसके साथ साथ अगर बात की जाए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से, तो वफाक के तर्ज पर पंजाब में भी उम्मीद की जा रही है कि उस सिलसिले को बरकरार रखा जाएगा। हमेशा से बजट से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो कि हम रिवायती तौर पर सुनते आते हैं कि ये बजट जो पेश किया जा रहा है अवामी उमंगों का तर्जुमान होगा, आवाम के लिए इस बजट में ये सहूलत होगी, ये सहूलत होगी, लेकिन हमेशा इस बजट से आवाम ही परेशान और आवाम ही नाला नज़र आती है। ऐसा क्यों है? बजट का बेसिकली रोल क्या होता है? मुल्की मस्जिद का अक्कास किस तरह से बजट होता है और किस तरह से आवाम की उमंगों का तर्जुमान जो कि नहीं होता हो सकता है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर माशियात हैं और प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स हैं, डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। मुझे बता दीजिएगा बजट की इंपॉर्टेंस होती क्या है? बजट बेसिकली होता क्या है? बजट जो है ये बेसिकली एक साल का जो कि पंजाब में 4 महीने के जो अखराजात हैं और जो सोर्सेस ऑफ कह लें कि इनकम है उसका एक तखमीना होता है। आप कह लें कि ये काफ़ी हद तक जो है
रियलिटी के क्लोज़ होता है। और अगर इसको जो है सेट किया जाए कि डॉलर की आने वाले दिनों में जो है वो वैल्यू क्या होगी। सही। अब अगर आप देखें कि फेडरल बजट जो कि एक बज़ाहिर बैलेंस बजट है और उसको आप इलेक्शन बजट भी नहीं कह सकते, लेकिन फेडरल बजट आने के बाद जो है कभी उस पर डिबेट जारी है, अभी जो है वो बॉडी से अप्रूव होना है। मगर अगर आप देखें कि एक या दो चीज़ें, खुर्दनी आयल और पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं, दो आइटम्स की, और आलमोस्ट बाकी तमाम अशिया की कीमतें ज़्यादा हो गई। तो जब चीज़ों की कीमतें ज़्यादा होंगी तो फिर लोग तो परेशान होते हैं। होना ये चाहिए जो है कि गवर्नमेंट को बजट अनाउंस करने के साथ साथ जो है जो गवर्नेंस है, जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, उसको जो है एक्टिव करना चाहिए ताकि लोग जो है वो फौरी रिलीफ फील करें और गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करें। सही। सो आपने बता दिया बजट के साथ जो इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है वो ये हैं ताकि आवाम की वाकई जो है उसका फ़ायदा भी पहुंच सके और आवाम सुख का सांस ले सके। खैर, ये जो 4 माह का बजट पेश किया जा रहा है, हम कहते हैं अवामी उमंगों का तर्जुमान बजट होगा, आप कैसे देखते हैं इस बजट? मेरे ख्याल इस बजट के बारे में तो ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 महीने का है। 4 महीने का। और इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ की वाज़े इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने जो करंट आपके प्रोजेक्ट्स हैं इसको आपने पहले कंप्लीट करना है पहुँचाने। और अगर ये गवर्नमेंट जो है कि अगले 4 महीने के अंदर इन प्रोजेक्ट्स में से 50% भी कंप्लीट कर लेती है तो ये पाकिस्तान नहीं, ये पंजाब और पंजाब के आवाम की जो है ये बहुत बड़ी खिदमत होगी और गवर्नमेंट जो है कि उसके लिए भी अच्छा होगा अपनी नेक नामी जो है कमाने के लिए। लाइक आप देखें कि हमारा जो शाहदरा पे जो प्रोजेक्ट है फ्लाईओवर का, वो उससे काफ़ी पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है और उस पर काफ़ी बातें हो रही हैं। ऐसे ही बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, लाहौर के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं। की जा रही है जितने भी तरक्याती मनसूबात चल रहे हैं इनको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए, इनका फंड्स जो हैं वो इधर उधर ना हो कम अज़ कम। हाँ, इसके अलावा अगर पंजाब में एक और चीज़ आप देखें कि जो गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, पिछली 2-3 गवर्नमेंट्स ने डिसाइड किया कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनानी है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जिसमें एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ का चार्टर मिल गया, मगर अब वहाँ पे ना होने के बराबर जो है फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लाइक आप कमालिया देख लें, कमालिया में यूनिवर्सिटी जो है वो तो ओपन हो गई है। अब इसके लिए जो अखबारी ख़बरें हैं या मीडिया की ख़बरें हैं कि कोई 70 अरब रुपया जो है वो रखा जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो मेरा ख्याल ये सफिशेंट नहीं होगा। एजुकेशन, हायर एजुकेशन और हमारी हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो जो ख़बरें आ रही हैं कि उसके लिए कोई मिल के जो है 125-30 बिलियन रुपीस जो है एलोकेट किए जा रहे हैं, मेरा ख्याल ये नाकाफ़ी नहीं है। और इससे बढ़ के जो है, मैं अभी देख रहा था कि वो किसी ने कहा जी कि बिलावल की बढ़ काम कर गई और सिंध में जो है जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज। कहना चाहेंगे यहाँ पर कि बजट जो है काबीना इजलास, क्योंकि मुझे भी कहा जा रहा है कि अपडेट पहुँचा दी जाए, तो 12 बजे ये काबीना का इजलास होगा जिसमें बजट जो है वो पेश किया जाएगा। सो हम अली से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें तरजीहात पता चल जाएं कि बजट में क्या क्या डिसाइड की गई हैं। सो बजट को हमने अगर अवामी उमंगों के मुताबिक लेके आना हो तो आप क्या बताना चाहेंगे, तरजीहात होनी क्या चाहिए? अब देखें, अभी सुबह से बलूचिस्तान की आवाम बड़ी खुश है कि बलूचिस्तान जो है वहाँ पे टैक्स फ्री बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। तो ऐसे ही पंजाब के अंदर जो है कि अगर कोई ज़्यादा नए टैक्स इम्पोज ना किए जाएं और एग्जिस्टिंग टैक्स जो है या टैक्स मशीनरी जो है उसको इफ़ेक्टिव बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है टैक्स नेट में लाया जाए, तो ये पॉपुलर बजट होगा। और अगर बजट आने से टैक्स की भरमार होगी, महंगाई ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली जो है कि ये पॉपुलर नहीं होगा। भी देखा, रिलेट अगर उसको करें, ऑलमोस्ट उसी बजट का आकाश होता है ना, उसी की रोशनी में ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें मिलती जुलती होती हैं। तो कैसे देखते हैं वफाक के बजट को? मेरा ख्याल इस वक्त बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है बिटवीन सीएम पंजाब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पंजाब का जो बजट है वो फेडरल की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके बनाया जाएगा। लाइक ये ख़बरें आ रही हैं कि 1 to 16 जो है 35% सैलरी इंक्रीज़ है, 16 प्लस जो है वो 30 है, और थोड़ी सी रिजर्वेशन है सैलरी जो आपकी कल पेंशन वाले लोग हैं
मेरा ख्याल पेंशन वाले लोगों को तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो इस वक्त जो है कि इस पोजीशन में नहीं होते कि वो अपनी पेंशन के अलावा कुछ कर सकें। तो पेंशन जो है वो 17.5 से अगर थोड़ी सी ज़्यादा कल एक गवर्नमेंट कर दे तो मेरा ख्याल ये अच्छा होगा गवर्नमेंट की नेकनामी के लिए भी, और हमारे वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है पाकिस्तान को सर्व करते हुए, पंजाब को सर्व करते हुए है, उनमें भी ये खुशी की लहर दौड़ जाएगी। आवाम की मांगों के मुताबिक भी बजट लेके आना है और मईशत का पहिया भी चलते रहना चाहिए। सो हम किस तरह इस बजट को मईशत के लिए अपनी फेवरेबल? मईशत का पहिया तो मैंने एक और प्रोग्राम में खुल के बात की, जो कि हम अब दोस्तों में बैठ के करते हैं, कि 2018 में पाकिस्तानी इकानमी बेहतर थी, ग्रोथ रेट 6.8% था। उसके बाद गवर्नमेंट आई और जिस शख्स को जो है पंजाब का सीएम लगाया गया, तो मैं दोस्तों में बैठ कर कहता हूँ कि उसने पैसे बनाने थे, उसने ऐसी पॉलिसीज़ देनी थी जिससे प्रोडक्शन होती, जिससे इकानमी बूस्ट होती। और उसके साथ जो हमारे एक्साइज मिनिस्टर जो कि 2018 से पहले की गवर्नमेंट में थे, मुश्तबा शुजाउर रहमान सीए हैं, काफ़ी मैच्योर हैं, और 2018 की वाली गवर्नमेंट जो है उन्होंने उस शख्स को जो है, उस फ़र्द को जो है वो एक्साइज मिनिस्टर लगाया, जो कभी चेयरमैन नहीं बना, नाज़िम नहीं बना, कौंसलर नहीं बना, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो लिहाजा सीएम जो है कि उसने पैसे पैदा नहीं किए, और जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो मिनिस्टर था उसने फिर पैसे कहाँ से इकट्ठे करने थे। लिहाजा अगर गवर्नमेंट जो है अपने रेवेन्यू में इजाफा करना चाहे तो गवर्नमेंट जो है कि उसको अपना एक एक्सपीरियंस जो है एक्साइज एंड फाइनेंस मिनिस्टर लगाना चाहिए। हमेशा बजट से बड़ा परेशान रहती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है कारोबारी बिरादरी। सो उनके हमेशा बजट पे तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमें क्यों सामने नज़र आती है? इस वक्त जो कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे 2-3 टीवी प्रोग्राम्स में अशरफ भट्टी साहब जो कि अंजुमन ताजना के प्रेसिडेंट हैं, काशिफ अनवर साहब जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम टैक्स देना चाह रहे हैं और हमसे टैक्स नहीं लिया जा रहा। इवन अशरफ भट्टी साहब कह रहे थे कि जब अनारकली के अंदर प्लाजे नहीं थे तो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा थी, और जब से प्लाजे आ गए हैं तो टैक्स कलेक्शन जो है वो कम हो गई है। लेकिन हमें टैक्स कल्चर को आम करने के लिए ये ताजिर टैक्स देने को तैयार हैं। हम बड़े देखते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे नादहिंदगान हैं जिसको टैक्स नेट में लेके नहीं आते, फिर वो बैलेंस नहीं चीज़ें होती तो ऑब्वियसली इसका नुकसान ही होता है। उसके लिए टैक्स प्रोसीजर जो है उसको सिंप्लीफाइड बनाना चाहिए, और जो टैक्स कलेक्टिंग मशीनरी है, ये एक्साइज से रिलेटेड लोग हैं, FBR से रिलेटेड लोग जो हैं कि उनकी कोई ट्रेनिंग की या उनकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है कि वो लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। लोगों में खौफ है ना टैक्स का नाम सुन के, इसीलिए लोगों में खौफ है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड डील्स हो रही होती हैं, और अगर जो है कोई टैक्स नेट में आ जाए तो उसको ऐसे कल चीज़ों में फंसा दिया जाता है, वो बाकी 10, 15, 20 लोगों को कहता है कि भाई आप ऑफ द रिकॉर्ड को डील कर लें और टैक्स नेट में ना आए। समझाने की ज़रूरत है कि अगर वो टैक्स अदायगी कर रहे हैं तो उनके लिए फ़ायदा ही है, उनका नुकसान किसी सूरत नहीं है। क्योंकि देखें, अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो इस वक्त जो 0.6% जो है ये आपके 50,000 कैश पे जो इम्पोज किया है, जो नॉन टैक्स फाइलर हैं, अगर टैक्स फाइलर होगा तो वो उसकी अमाउंट बच जाएगी, और टैक्स फाइल करने से जो है जो आपकी कह लें जो इकानमी जो है डॉक्यूमेंटेड इकानमी जो है वो बेहतर होगी। जब डॉक्यूमेंटेड इकानमी बेहतर होगी तो गवर्नमेंट के लिए भी होगा कि वो लोगों को टैक्स मनी से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। सही। अभी जो तरक्याती मनसूबाजात को तरजीहात में शामिल किया गया है, मुझे एक फ़ायदा ये भी नज़र आ रहा है कि हमारे यहाँ जिस तरह महंगाई की शरह बढ़ती चली जा रही है, तो ये तरक्याती मनसूबाजात भी अगर बर वक्त मुकम्मल हो जाएँ, इनके फ़ंड्स ना रुके, तो लिमिटेड अमाउंट जो होती है, जो डिक्लेयर्ड अमाउंट होती है, उसमें काम आपका हो जाता है। क्योंकि अगर 4 महीने में ये काम हो जाता है, आगे तो बजट डबल हो जाएगा जिस तरह महंगाई हो रही है। इसीलिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन पास की हैं पंजाब को कि आप नए प्रोजेक्ट शुरू करने की बजाय एग्जिस्टिंग को कंप्लीट कर लें, और जब एग्जिस्टिंग को कंप्लीट कर लेंगे तो उस पर कॉस्ट सेविंग होगी, तो ये करना चाहिए। मगर अभी आपके तरफ से ये बात मैं करना चाहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने अपना इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है 21%, 21%। तो अभी जो नज़र आ रहा है ये फेडरल बजट के बाद जैसे प्राइसेस में इजाफा हुआ है, और स्पेशली जो है जो खाने पीने की अशिया जो है उनमें इजाफा हुआ है,
तो इन्फ्लेशन जो है 21% से कहीं ज़्यादा होगा। और ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट जो है अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में पिछले हफ्ते के अंदर जो इन्फ्लेशन था वो कुछ 34-35% है। तो इस गवर्नमेंट में, इस बजट के अंदर जो है कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा जो फोकस जिस चीज़ पे होना चाहिए वो है महंगाई को कंट्रोल करने पे, क्योंकि इस वक्त जो है कि लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है वो बुरे तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट हो चुकी है। हिट कर रही है और तो हम उसको तभी कह सकते हैं कि अवामी मंगों का तर्जुमान बजट जब इसके समरात जो हैं आम आवाम तक पहुँचे। और मुझे अगर कहने दें कि कल जो बिल पास हुआ है हमारे सेनेट के अंदर सेनेट चेयरमैन के लिए पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, तो लग रहा है वहाँ भी इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट, वो क्लास भी इन्फ्लेशन से इफ़ेक्ट हुई है या इकानमी जो है कि उसकी प्रेजेंट सिचुएशन से इफ़ेक्ट हुई है। सो सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो महंगाई को कंट्रोल, और महंगाई कंट्रोल सिर्फ बजट देने से नहीं होगी। महंगाई बहुत सारी आर्टिफिशियल है, यानी अभी आप देखें कि जो सरकारी कीमत जो है फ़र्ज़ करें वो 10 रुपये है और मार्केट में लोग जो है वो 10 रुपये से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। ऐसे ना वो माफियाज को आपको कंट्रोल करने की माफियाज को कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। बिल्कुल। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैं बस आखिर में यही मैसेज है कि महंगाई जो है इसको फोकस किया जाए। महंगाई ज़्यादा होने से लोग मेंटली जो है वो परेशान है, और वो परेशानी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन करने का बायस भी बन रही है, और उससे जहनी बीमारियां जो है, आप हॉस्पिटल जाके देखें बड़े बड़े, ठीक है जी, तो लोग जो है वो ज़्यादा परेशान है। तो इस परेशानी को जो है कि एड्रेस किया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। सो आवाम की परेशानी कम होगी तो अल्टीमेटली हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के सिलसिले में जी आपकी मुलाकात कराने वाले हैं हम उन लोगों को मदऊ करते रहते हैं जो अपनी फील्ड में अपनी मेहनत से अपना नाम बनाते हैं। सो आज के हमारे मेहमान भी नज़र आ रहा है कि किस तरह से मेहनत उन्होंने की, और अब एक लंबी लिस्ट मेरे सामने पड़ी है जो उन्होंने तमगात हासिल किए हैं। मैं इनके बारे में आपको बताती चलूँ जी। मिस्टर लाहौर भी रह चुके हैं, मिस्टर पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़, मिस्टर पंजाब क्लासिक, और इसके साथ साथ जी सीनियर बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और सीनियर क्लासिक फिजिक कैटेगरी में चांदी का तमगा अपने नाम कर चुके हैं। तनसाज खिजर भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खिजर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइएगा, नॉर्मली ये समझा जाता है ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है, आप इस फील्ड की तरफ कब और कैसे आए? बेसिकली मैं 2013 में मैंने बॉडी बिल्डिंग कैरियर अपना स्टार्ट किया था, और प्रोफेशनल करियर मेरा 2015 में स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले तो मैंने ये जेन्युइनली मैंने शुरू की थी बॉडी बिल्डिंग, लेकिन ये है कि प्रोफेशनल करियर मेरे यानी आपने शौक से स्टार्ट की और फिर वो प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया। सही। बड़ा लोग इम्प्रेस होते हैं जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनसे। मुझे कुछ बेसिक बता दीजिएगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, प्रोफेशनल की तरफ आना चाहते हैं, शौक से टर्न करना चाहते हैं जैसे आप आए। सो किस तरह स्टार्ट लेना पड़ता है, क्या क्या चीज़ होती है, क्योंकि हमारे यहाँ वो जल्दी उस स्टेप तक पहुँचने के लिए दूसरे रास्ते भी इख्तियार किए जाते हैं। बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे जहन में तो नहीं था कि मैं ये इसको प्रोफेशनली कंटिन्यू करूँगा। तो मेरे भाई जो थे वो यहाँ बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल करते थे, तो उनको देखकर मुझे मोटिवेट हुआ, तो मेरा भी शौक़ किया कि यार मैं भी बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली करूँ सारा कुछ। फिर उसके बाद ट्रेनिंग के हवाले से बताया। बुनियादी चीज़ क्या होती है? डाइट का आपको ख्याल रखना पड़ता है, खाने पीने का, ट्रेनिंग कितने टाइम करनी पड़ती है, और कितना अरसा आपको टारगेट अचीव करने में लगता है? अगर आप फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो एक टाइम ट्रेनिंग बहुत है। अगर आपने प्रोफेशनली करना है, आपने कम्पीट करना चाहते हो आगे, तो आपको 2 टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और डाइट को भी वेल डिज़ाइन जो डाइट होती है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अपना डाइट चार्ट हमें बताएं, क्या है आपका? मेरा डाइट चार्ट यही है कि मैं सुबह नाश्ते में ओट्स लेता हूँ, ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ, एग्स वाइट लेता हूँ, 6 अंडों की सफ़ेदी। फिर उसके बाद ये दोपहर के टाइम मैं फिर चिकन खाता हूँ, साथ वाइट राइस, सैलड, साथ ग्रीन टी, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रूट्स लेता हूँ स्नैक में। फिर उसके बाद दोबारा मेरा चिकन का मील होता है। फिर मैं वर्कआउट करता हूँ रात को 9-10 बजे। फिर उसके बाद दोबारा मेरा प्रोटीन
शेक प्रोटीन होता मुश्किल है। काम फिर है उसके क्योंकि बाद आपको अपनी रूटीन लाइफ भी देखनी होती है ना, वेट मेंटेन रखना और अपना एक जाहिर बात है कभी आपको किसी इवेंट पे जाना है, शादियों पे जाना है, तो अपने इस चार्ट को फॉलो करना, उसमें से बाहर निकलना मुश्किल नहीं हो जाता? बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि हमने अगर कहीं जाना होता है फिर अपने साथ डाइट कैरी करनी पड़ती है। वो साथ लेके जाते हैं, बॉक्सेस वगैरह बनाए होते हैं, वो मील फिर साथ हम जाके वहाँ पे मैनेज करते हैं साथ। सही। मुझे ये बता दीजिएगा, ये जो आपने मुकाबले जीते जिनमें आपने माशाल्लाह गोल्ड मेडल भी हासिल किया, सिल्वर मेडल भी हासिल किया, कितनी पहले तैयारी करना शुरू करते हैं? रिसेंटली जो एशियन चैम्पियनशिप जो मैंने खेली है, इसके लिए तो मुझे 1 से 1.5 साल लगा है तैयारी के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा भी आया इसके लिए और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ये बड़ा कंपटीशन था, इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन था। उसके हिसाब से तैयारी वगैरह हर चीज़ मैंने प्रिपेयर की। स्कोप पाकिस्तान में इसका कितना है? स्कोप इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है कि कुछ बेहतरी आएगी और आ भी रही है। क्योंकि पहले इस तरह था कि बिल्कुल भी नहीं इसको पूछा जाता था, लेकिन ये है कि मीडिया का बड़ा अच्छा रोल है कि वो बॉडी बिल्डर्स को हाईलाइट करते हैं, आके शो में बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। इससे भी ये है कि लोगों को पता चल रहा है कि ये फील्ड अच्छी है, बुरी नहीं है। सही। अच्छा जी, आपको अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, इस फील्ड में आने के लिए एक्टिव रहना है, सो क्या कहना चाहेंगे आपको इस फील्ड में आने के लिए किन किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है? बेसिकली इस फील्ड में आने के लिए सबसे पहले तो आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। ठीक है, इस हवाले से एक तो सोने की पाबंदी, रात को टाइम से सोएं, सुबह टाइम से उठें। फिर उसके बाद अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से हेल्दी डाइट यूज़ करें। डाइटिंग का मतलब लोग यहाँ पे समझते हैं कि खाना पीना छोड़ दो। खाना पीना छोड़ना ये मतलब नहीं है। उसका डाइटिंग का मकसद ये है कि जो आपकी गुड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं आप वो खाओ। बाकी जो ये जैसे फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन चीज़ों को आप अवॉइड करो। सही, यानी आपको अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, डाइट चार्ट जो अच्छा फॉलो करना है, ताकि आप अगर बैलेंस भी रह रहे हैं तो आपकी सेहत मुतासर ना हो। कभी कभार आप खा सकते हो, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि नॉर्मल रूटीन में ना चीट डेज खाएं। तो बीच में होते हाँ हैं। जी। अच्छा जी, मुझे बता दें, स्टीरॉयड का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं। हम देखते हैं कि बॉडी बनाने के लिए लोग वो शॉर्ट टर्म जो एक वो गोल होता है वो अचीव करते हैं। क्या नुकसान होते हैं उसके? ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ आपको जल्दी फ़ायदा देती है उसका नुकसान भी उतना ज़्यादा होता है। तो बेसिकली हमारा जो ये कंपटीशन था, ये NBBOI फेडरेशन है इटली की, तो उनकी तरफ से ये कंपटीशन था। इसका नाम ही है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग यूनियन इंटरनेशनल। तो यहाँ पे हमारा कंपटीशन जो होता है वो डॉप टेस्ट उसके अंदर प्रॉपर तरीके से होता है, फिर जाके आप अप्रूव होते हो कम्पीट करने के लिए। तो जाहिर सी ये अच्छी चीज़ नहीं है, स्टीरॉयड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि आपको खुद ही फील्ड के अंदर आपके दो रास्ते हैं, एक अच्छा है एक बुरा है, आपने खुद ही उसको चूज़ करना है कि कौन सा बेस्ट है। देखना आपने कि आपको फ़ायदा चाहिए या इन पे नुकसान चाहिए। सो ट्रेनर का रोल मुझे बता दें क्या होता है थ्रू आउट आपके करियर में, आपके ट्रेनर का क्या रोल रहा? बेसिकली मेरे ट्रेनर मेरे बड़े भाई रहे हैं, तो अब तो वो दुबई शिफ्ट हो गए हुए हैं। तो वो भी मिस्टर पाकिस्तान थे 2017 में। तो अब मैं ख़ुद ट्रेनिंग वगैरह करवाता हूँ, मैं ख़ुद ट्रेनर बन गया हूँ। तो मेरा जिम भी है समनाबाद में। तो ये है कि वक्त के साथ साथ जब आप सीखते हो फिर आप अपने आप को खुद भी मैनेज कर सकते हो कि किस तरह आपने अपने आप को करना है। बाकी गाइडलाइंस होती हैं वो तो जाहिर सी बात है आप अपने सीनियर से लेते रहते हो। बाकी मेन चीज़ वो आप जो सीख लेते हो फिर आपने खुद ही करना होता है। सही। देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहिए? उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी अपनी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उसको आप करते रहें, मेहनत करें। हर चीज़ का एक टाइम है, वो आपको टाइम से मिलती है। एक आप टाइम पीरियड आप गुजारते हो, आप 5 से 10 साल जब कुछ करते हो तो फिर जाके आपको उसकी अचीवमेंट मिलना शुरू होती है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। आप मेहनत करें तो आप चाहे टारगेट अपना लेट अचीव करें, लेकिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लेकर आएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। आपका फेवरेट सेगमेंट जिनकी बर्थडे है उनको हमने विश करना है। जिनकी बर्थडे कल है वो हमें पिक्चर्स भिजवाते हैं। कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज बर्थडे किसकी है जी? हादी बट की, और सैयदा अबीहा की बर्थडे है, सैयदा अबीहा गिलानी। उर्वा की बर्थडे है, अनम, और इसके बाद फ़ाखिरा की बर्थडे है,
और फ़ाइका की बर्थडे है हसन मलिक नोमान, और उसके बाद जी हसनैन की बर्थडे है, हसनैन आवान की, हैदर अली और किरण अंजुम की भी आज सालगिरह है। आप लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभी आपको बता देते हैं आज मौसम कैसा होगा टुडेज़ वेदर में। हमें बाहर से ज्वाइन करिए हमारी रिपोर्टर कोमल। कोमल, बताइए मौसम आज दिन भर कैसा रहने वाला है? गुज़श्ता रात हमने देखा आंधी भी आई, थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ, दिन भर गर्मी रही। सो आज कैसा मौसम रहेगा दिन भर? लाहौर का मौसम गैर मुस्तकिल मिजाज दिखा रहा है। पल में तोला पल में माशा वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है। कल हमने सारा दिन गर्मी बर्दाश्त की, हमारे शहरियों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन रात में हमने देखा कि बगैर प्रेडिक्शन के ही अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से शहर लाहौर के बासियों पर अब्र रहमत बरसाई। तूफ़ानी आंधी, हवाएं और तूफ़ानी रात काफ़ी रही और शहर लाहौर के बासियों का जो सारा दिन की वजह से काफ़ी थकन महसूस उनको हो रही थी, रात को उनके चेहरों पर खिलखिलाहट भी देखने में नज़र आई। और आज उसी मौसम के कुछ असरात देखने में नज़र आ रहे हैं। हवाएं जो हैं वो बरकरार हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आगचोली का सिलसिला आज भी जारी रहेगा, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। और टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज भी आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुतल्लिक कोई भी पेशगोई नहीं की जा रही, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है, कभी भी बरस सकती है। इस हवाले से भी थोड़ी सी पेशगोई की गई है कि मौसम जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ दिखाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। शहर लाहौर के बासी जो है वो एहतियात बरतें। इसी के साथ साथ बात कीजिए लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से तो आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम टेम्परेचर जो है वो आज 30 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 41 डिग्री तक जाएगा। जैसी कैफियत हम कल महसूस कर रहे थे, गर्मी पसीने से शराबूर हमें शहरी नज़र आ रहे थे, आज बेहतर है। टेम्परेचर बढ़ने के हवाले से इम्कानात ज़रूर जाहिर किए जा रहे हैं और शहरी लाहौर के बासी जो हैं वो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मौसम कुछ तो रंग दिखाएगा। और बात की जाए शाम के औकात के हवाले से तो शाम के औकात में मौसम फिर से थोड़ी सी तब्दीली दिखाएगा। हवाओं का सिलसिला जो है वो चलने के हवाले से इम्कानात जाहिर किए गए हैं। बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह में भी इस वक्त कमी देखी जा रही है। AQI जो है वो 92 के साथ दुनिया भर के मुख्तलिफ जो आलूदा तरीन इलाके हैं जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लाहौर का शुमार जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि 7वें नंबर पर किया जा रहा है। इस वक्त जहाँ पर हम हवाएं चलती हुई महसूस कर रहे हैं, वहीं परिंदों की चहचहाहट जो है वो भी सुनाई दे रही है और एक अलग सी कैफियत महसूस हो रही है। शहर लाहौर के बासी इस मौसम को जो है सुबह की वर्जी से फ़ायदा उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि जो लाहौर शहर के मुख्तलिफ फूल हैं रंग बिरंगे से उनके खिले हुए भी वो भी नज़र आ रहे हैं, उनकी खुशबू भी हर तरफ जो है वो मुअत्तर हो रही है और फ़िज़ा को भी मुअत्तर कर रही है। तो यूँ जो है वो लाहौर शहर का मौसम काफ़ी तब्दीलियाँ दिखा रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वेदर अपडेट्स हमारे साथ शेयर किए कोमल ने। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए बर्थडे लिस्ट की तरफ। अजीज़ की सालगिरह है आज, फ़ाहद की सालगिरह है और माहम की भी आज बर्थडे है, मोहम्मद अहमद, सोनू, शाहजेब, अब्दुल्ला अकील और इसके बाद जी बर्थडे है जी कदीर फ़ातिमा की और इसके बाद जी सुहेल की बर्थडे है और उमेर जट की भी आज सालगिरह है। आप लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। अब वक्त जैसे जैसे पास आ रहा है, सब लोगों की ख्वाहिश ये है अच्छा जानवर कम कीमत में ख़रीद लें। अब एक वो दौड़ लगी हुई है कि कौन कितने का जानवर ख़रीद के लेकर आता है और हर जगह पे यही डिस्कशन आजकल चल रही है कि कितने का बकरा मिल जाएगा, कितने का आपको जो है वो छतरा बकरा मिल जाएगा। मतलब हर जगह पे फैमिलीज़ में यही डिस्कशन चल रही है। मंडियों के रेट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंडियों में क्या रुझान चल रहा है कीमतों के हवाले से, बड़ा जानवर कितनी कीमत में मिलेगा। अगर आप छोटा जानवर ख़रीदने जा रहे हैं तो जिन्होंने घर से जाना है उनकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कम से कम कितने पैसे जेब में रख के लेके जाना चाहिए। सेकेंडली, जो मंडियाँ लगाई गई हैं वहाँ पर सहूलियात के हवाले से व्यापारी क्या कहते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। रुमेल हमें शाहपुर कांद्रा से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम उनकी तरफ चलेंगे और जानेंगे कि हालात मंडी में क्या हैं। रुमेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जिन्होंने घर से आना है जानवर की ख़रीदारी के लिए, लोग इस टाइम सिटी 42 देख रहे होते हैं, सो मैक्सिमम मिनिमम बड़ा जानवर ख़रीदना है कितने पैसे साथ लेके आए, छोटा जानवर ख़रीदना है तो कितने पैसे लेके आए, मंडी का रुझान क्या है?
जी बिल्कुल, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर आला नस्ल के जो खूबसूरत जानवर हैं वो ग्राहकों के मुंतज़र हैं। कीमतों की अगर बात करें तो जो बैल हैं वो कम से कम जो है वो 1 लाख तक में यहाँ पर दस्तयाब है। 40 किलो गोश्त वाला जो बैल है उसकी जो कीमत है वो 1 लाख से शुरू होती है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 30 से 35 लाख तक का जो बैल है वो भी दस्तयाब है। बकरों और छतरों की अगर बात करें तो 20 से 25 किलो गोश्त वाला जो बकरा और छतरा है वो 50,000 रुपये में यहाँ पर दस्तयाब है, और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वाला जो बकरा और छतरा है वो यहाँ पर 3 लाख तक का मौजूद है। मैं इस वक्त जिस कैटल फार्म में मौजूद हूँ यहाँ पर नुकरे नस्ल के, गुलाबी नुकरे नस्ल के जो बैल हैं और साहिवाल नस्ल के जो बैल हैं वो मौजूद हैं। मैं आपको मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो मेरे पीछे अकब में एक खूबसूरत साहिवाल नस्ल बैलों की जोड़ी है जो कि गुज़िश्ता रात 65 लाख में जो है वो फ़रोख्त हुई है। इसके व्यापारी से बात करके जानेंगे कि उन्होंने इसके कितने दाम तलब किए थे और ग्राहक ने जो है वो उनको कितने दाम दिए हैं। बताइएगा जी, ये साहिवाल नस्ल के बड़ी खूबसूरत भारी भरकम बैल हैं, आपने कितने पैसे तलब किए थे और ये कितने के बिक गए हैं? हम लोगों ने मांगे थे 85 लाख रुपए, उन लोगों ने लगाए थे 45 लाख, फिर सौदा हुआ है 65 लाख में हमारा जानू है। ब्राह्मण नस्ल के आएंगे बीज जो है अपना बछड़े की, अभी जो आज शाम को लेने आ जाएंगे कस्टमर जो लेके चले गए। बिल्कुल, ये आप बैल देख सकती हैं, भारी भरकम बैल हैं, ब्राह्मण साहिवाल नस्ल के ये बड़ी खूबसूरत जोड़ी है जो कि गुज़िश्ता रात 65 लाख में फ़रोख्त हुई है। इसका जो एडवांस है वो जो शहरी है वो दे के चले गए हैं और आज व्यापारी का कहना है कि वो बकाया पैसे देकर इस जोड़ी को ख़रीद कर ले जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कीमत में यहाँ पर जानवर दस्तयाब है, यहाँ पर हर कीमत में जो जानवर है वो दस्तयाब है। 50,000 से लेकर 3 लाख का तक बकरा है वो दस्तयाब है, जबकि जो बड़ा जानवर है वो 1 लाख से शुरू होता है। ऊँट भी यहाँ पर मौजूद हैं, ऊँट की जो कीमत है वो 2.5 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक यहाँ पर हमें बताई जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आज पीर का रोज़ है और शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में ग्राहक ना होने के बराबर है। कल इतवार के दिन छुट्टी के रोज हमने देखा था कि काफी गहमा गहमी मंडी अभी में ग्राहक ना होने के बराबर हैं, और अगर आपने बकरा खरीदा है तो मिनिमम अमाउंट है कम से कम 50, इससे ऊपर आपको बकरा मिलेगा अगर आप खूबसूरत बकरा खरीदना चाह रहे हैं। बड़े जानवर की तो कहाँ तक प्राइस हमें बता ही दी है रुमेल ने, सो उनके पीछे जानवर हैं भी बहुत खूबसूरत। रुमेल, कुछ मंडी की सूरत हाल बताइएगा। बारिशों की भी प्रिडिक्शन है, कभी भी आंधी आ जाती है, मौसम अनप्रेडिक्टेबल सा है, कुछ कहा नहीं जा सक रहा कि मौसम कैसा रहेगा। सो यहाँ पर जानवरों के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, शामियाने प्रॉपर लगाए गए हैं। बारिश की सूरत में अगर ग्राहक आ रहे हैं, व्यापारी तो कोई शिकायत नहीं कर रहे पानी की, चारे की? जी बिल्कुल, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में कदरे मुनासिब इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। व्यापारी और ख़रीदार जो हैं वो इजहार इत्मीनान कर रहे हैं। यहाँ पर इंतजाम के हवाले से ATM, बिजली, पानी समेत जो मेडिकल का कैंप है, रेस्क्यू 1122 का कैंप है वो यहाँ पर कायम किया गया है। मेरे साथ पंजाब कैटल मैनेजमेंट कंपनी के जो तर्जुमान है वो मौजूद है, मजीद इनसे जानेंगे कि क्या इंतजाम इन्होंने किए हैं बारिश के हवाले से। जी बताइएगा जी, महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशन गोई की गई है तो उस हवाले से कोई इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, हमने इस हवाले से टीमें तश्कील दे दी हुई हैं। हमारे यहाँ पे हैवी मशीनरी है, ट्रैक्टर हैं, एक्सीलरेटर हैं, वाटर सकर पंप्स हैं, पीटर इंजन है। तो हमारा लास्ट टाइम भी बारिश हुई थी, हमने पहले दाखिली रास्ते क्लियर किए थे, उसके बाद हमने जो बारें हैं उधर पीटर इंजन की तो मदद से पानी निकाला और जहाँ जहाँ पानी खड़ा हुआ था वहाँ पे वाटर सकर पंप लगा के हमने मंडी को क्लियर किया था। जी बिल्कुल, तर्जमान पंजाब कैटल कंपनी का कहना है कि बारिश के पेश नज़र जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। पीटर इंजन और दीगर जो मशीनरी है वो यहाँ पर अलर्ट कर दी गई है, अमला भी जो है वो उसे भी अलर्ट कर दिया गया है और बारिश के पेश नज़र जो है वो तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और किसी किस्म की जो परेशानी का सामना ना हो इस हवाले से जो तमाम अमला है उसे भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। जी ठीक है, ओवरऑल इंतजाम अच्छे हैं, लेकिन अभी मंडी में ग्राहक कम हैं। दिन का आगाज़ है, लोग अपने दफ्तरों में होते हैं, कामों पर होते हैं। इंशाल्लाह आगे हमें बेहतर सूरत हाल देखने में नजर आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।